हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग पेपर 1 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ बैंक्स इन द इंडियन फॉरेक्स मार्केट। तो इंडियन फॉरेक्स मार्केट के अंदर बैंकों का क्या रोल है? तो देखो, इंडिया के अंदर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है। उन्हें अपनी जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स है वो बैंक के थ्रू ही जो है वो परफॉर्म जो है वो करवानी पड़ती है। तो अगर हम इंडियन फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो बैंकों का काम है कि वो कस्टमर के बिहाफ पर कस्टमर के लिए जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करे। जैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल को रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो वो जो काम है वो बैंक के थ्रू ही जो है वो करवा सकता है, खुद ऐसा जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी ट्रेड फाइनेंस हो या फिर पर्सनल रेमिटेंस हो, उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और आउटफ्लो इन्वॉल्व होता है। इसीलिए जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स हैं वो यहाँ पर एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही जो है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, बैंकों की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी वो एफएक्स ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करे, साथ के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रेगुलेशंस है उसको भी वो जो है वो फॉलो करें। नॉर्मली देखो, जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं जिनको आरबीआई ने लाइसेंस दिया होता है वो डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नॉर्मली जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको लिमिटेड बेसिस पे ऑथराइज डीलर का लाइसेंस जो है वो दिया जाता है, जैसे कि फुल फ्लेज मनी चेंजर्स। इनको लाइसेंस दिया जाता है कि किसी स्पेसिफिक करेंसी ट्रांजेक्शन को जो है वो परफॉर्म करवा सकती है जनरल पब्लिक के बिहाफ पर। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशनशिप विद मनी मार्केट ऑपरेशन। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसका मनी मार्केट ऑपरेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो देखो, जो एफएक्स मार्केट और मनी मार्केट के अंदर जो रिलेशनशिप है ना, उसकी वजह से आर्बिट्रेज की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट होती हैं। कैसे? तो देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जो डोमेस्टिक कंट्री होती है या फिर इंटरनेशनल कंट्री होती है वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिफरेंट होता है, और इंटरेस्ट रेट के डिफरेंट होने की वजह से आर्बिट्रेज की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पर क्रिएट होती है। तो इन ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि आर्बिट्रेज की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि जो एफएक्स मार्केट और मनी मार्केट है उसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो बिठाया जा सके, ताकि ये जो आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटीज़ है इसको हम कैपिटलाइज जो है वो कर सकें। हालांकि जितने भी यहाँ पर एक्शंस लिए जाएंगे वो जो रेगुलेटरी डायरेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो लिए जाएंगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती है? देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसको मल्टीपल कंट्रीज मिलकर जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, और ये जो अपना काम है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो करती हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का? तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जितने भी यहाँ पर कंट्रीज एंड नेशंस हैं उनकी डेवलपमेंट करना। अब वो ऐसा करते कैसे हैं वो हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इसको नेशनल गवर्नमेंट जो है वो नॉर्मली ओन करती है, जैसे कि इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, वो मिलकर इसे बनाएंगे, ऑनरशिप भी इनकी ही रहेगी। हालांकि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो शेयर होल्डर्स भी जो है वो रहते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये बेसिकली इकोनॉमिक कॉपरेशन, डेवलपमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का काम करते हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पर नेशंस है, कंट्रीज हैं, उनके बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाना, डेवलपमेंट को इंक्रीज करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, मोस्टली जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि इनको मल्टीपल नेशंस मिलकर जो है वो बनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब ये जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये बेसिकली जो मेंबर नेशंस होते हैं, यानी कि ऐसे कंट्रीज जो इनके मेंबर होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड कर दिया, पॉलिसी एडवाइस देते हैं ताकि वो अपनी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो बना सके, और जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट करने का काम जो है वो करते हैं। तो इस तरीके से ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
वो है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो कि यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप करने का काम जो है वो करते हैं। इसके लिए वो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। प्राइमरी गोल अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का तो वो यही है कि जो पॉवर्टी है डेवलपिंग नेशंस के अंदर उनको कम किया जा सके, साथ के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अब ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, मतलब कि है कौन जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप को जो है वो बनाती है। तो पहली आती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में IBRD जो है वो कहते हैं। ये जो IBRD है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, जिसको 1944 के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था और इसे यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बनाया गया था। इस समय अगर हम बात करें तो टोटल 189 कंट्रीज इसके मेंबर है, जिसमें इंडिया भी जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसका ओरिजिनल फोकस था जब इसे बनाया गया था तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो कंट्रीज तबाह हो गई थी, यानी कि जिनका नुकसान हुआ था, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि वो जो भी अपना नुकसान है उसको कवर कर पाए और फिर से अपनी कंट्री की जो है वो डेवलपमेंट कर सके, जिसके लिए वो लॉन्ग टर्म लोन जो है वो उनको प्रोवाइड करती थी। ठीक है, उसके बाद समय के साथ इसका जो रोल हुआ वो चेंज हुआ। अब ये उन कंट्रीज के अलावा जो बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी भी डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करने लगी। नॉर्मली जो है IBRD जो है आज के टाइम में जो मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज हैं उनको लोन्स, गारंटीज और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी कंट्रीज की डेवलपमेंट जो है वो कर सकें। IBRD जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन गवर्नमेंट के साथ जो है वो डील करते हैं, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता, यानी कि ये प्राइवेट प्लेयर्स को कोई भी लोन वगैरह जो है वो नहीं देता है। फिर आपका आता है यहाँ पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देखो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को 1960 में जो है वो स्टैब्लिश किया था और ये बेसिकली वर्ल्ड के जो पूरेस्ट कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि उनके डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वर्ल्ड के पूरेस्ट कंट्रीज को देता है ताकि उस पैसे का यूज करके वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो कर सके, जिसके लिए यहाँ पर उसने कई सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे कि जो हैवली इंडेप्टेड कंट्रीज थे उनके लिए यहाँ पर इनिशिएटिव जो है वो लेकर आया। साथ के साथ जो मल्टीलैटरल लीव डेट इनिशिएटिव है ये भी यहाँ पर जो है वो लेकर आया गया ताकि ये जो मेजर कंट्रीज है उनको थोड़ा सा डेट से रिलीफ जो है वो दिया जा सके। ठीक है, और ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है IBRD और IDA दोनों मिलकर जो है वो वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। इन दोनों को एक साथ हम वर्ल्ड बैंक भी जो है वो कहते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने कई बार जो है वो सुना होगा, तो इन दो ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ हम वर्ल्ड बैंक जो है वो कहते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखो ये जो दो एंटिटीज थी ना ये बेसिकली यहाँ पर जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ ही डील करती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। पर ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करती है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने का जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो IFC है ये बेसिकली एनकरेज करता है इन्वेस्टर्स को कि आप जो है डेवलपिंग नेशंस के प्राइवेट सेक्टर में जो है वो इन्वेस्ट करें ताकि वहाँ पर जो पॉवर्टी है उसे ख़त्म किया जा सके और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज किया जा सके। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मेनली प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करती है और कहाँ पे, डेवलपिंग नेशंस के अंदर। कहाँ पे, डेवलपिंग नेशंस के अंदर। फिर आता है आपका यहाँ पर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट में मिगा भी कहते हैं। ये जो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इसको 1988 में जो है वो इस्टेब्लिश किया था। और जो मिगा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको एनकरेज करना डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो करवानी, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऐसा करती कैसे है, तो देखो जो इन्वेस्टर्स है ना उनको ये नॉन कमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क से जो है वो प्रोटेक्ट करती है, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो मोटिवेट होकर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं, जिनसे उन कंट्रीज की जो है वो डेवलपमेंट होती है। देखो जब हम किसी कंट्री में, अपनी कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हमें नॉन कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क का सामना जो है वो करना पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो कि हमारे बिजनेस के ऑपोजिट हो गई है, खिलाफ हो गई है, तो उसकी वजह से हमें लॉस हो सकते हैं। तो ऐसे रिस्क से मिगा जो है इनको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एक तरीके से इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करता है।
फिर आता है आपका यहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जिसको हम शॉर्ट में ICSID जो है वो कहते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है उसको यहाँ पर जो है वो सेटल करना। कहने का मतलब क्या है कि जब एक इन्वेस्टर किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है अपने होम कंट्री के अलावा, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जैसे अगर एक USA का इन्वेस्टर है ए, उसने इंडिया के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो इस इन्वेस्टर का इंडिया की गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट हुआ है तो उसे सेटल करने का जो काम है वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो है वो करता है। ठीक है, अब ये ऐसा करता कैसे है, तो ये जो सेंटर है वो बेसिकली इन डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए आर्बिट्रेशन, कंसलेशन और फैक्ट फाइंडिंग का जो है वो यूज करता है, और साथ के साथ इंटरनेशनल लॉ जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी जो है वो प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को, ताकि वो उन लॉज को फॉलो करते हुए अपना डिसीजन ले सके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सके, ताकि आगे चलकर उनको किसी भी तरह का लॉस जो है वो ना हो सके। ठीक है, तो ये पांचों इंस्टीट्यूशन मिलकर जो है हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप को जो है वो बनाते हैं, और पांचों इंस्टीट्यूशन जो है किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे जो कंट्रीज है उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, देखो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलकर जो है वो क्रिएट करती है, और इसका मेन फोकस क्या होता है कि हमारी जो वेरियस नेशंस हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, उनको लोन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है इसके जो मेंबर हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज भी हो सकती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी हो सकते हैं। नॉर्मली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है जैसे कि USA, वो यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करती है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को, ताकि आगे चलकर वो डेवलपिंग कंट्रीज को फंडिंग जो है वो दे सके। कहने का मतलब क्या है, डेवलप्ड बैंक जो है वो पैसा देंगे इनको, और ये पैसा देंगे आपके डेवलपिंग कंट्रीज को, इसीलिए हम इसको बॉर्वर कंट्रीज भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो जो MDB है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, वो बेसिकली यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करती है मार्केट रेट के ऊपर कंट्रीज को, और वेरी लॉन्ग टर्म लोन जिसको हम क्रेडिट्स भी कहते हैं, वो मार्केट रेट से कम प्राइस पे जो है वो देती है, और ग्रांट्स भी जो है वो प्रोवाइड करती है कंट्रीज को, ताकि कंट्रीज की जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर की जा सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की अगर हम बात करें तो वो है वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, CAF यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ लैटिन अमेरिका, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप, अमेरिकन डेवलपमेंट, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ यहाँ पर सब रीजनल मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी होते हैं। देखो ये होते तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स ही है, पर ये किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन या फिर सब रीजन को डेवलप करने का काम जो है वो करते हैं, यानी कि फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम जो है वो करते हैं, यानी कि ये ग्लोबल लेवल के ऊपर काम नहीं करते। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक तो ग्लोबल लेवल के ऊपर काम करते हैं, पर ये ग्लोबल लेवल की बजाय एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उनको सपोर्ट करने का काम जो है वो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कैरिबियन डेवलपमेंट बैंक, ये बेसिकली जो कैरिबियन रीजन है जिसके अंदर कंट्रीज आते हैं जमाइका, बारबाडोस, ट्रिनिडैड और टोबैगो, इसको यहाँ पर जो है फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। और इसको 1969 में जो इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी जो मेंबरशिप होती है वो सिर्फ बॉरोइंग नेशंस के लिए ही जो है वो अवेलेबल होती है, यानी कि जो कंट्रीज बोरो करना चाहते हैं, जिनको फंड्स की जरूरत है, वो इनकी मेंबर जो है वो बन सकती हैं। ये जो बैंक है वो बेसिकली क्या करते हैं, कैपिटल मार्केट से बोरोइंग कर लेती हैं, फिर उस पैसे को बोरोइंग नेशंस को जो है लोन की फॉर्म में दे देती है, ताकि उस पैसे का यूज करके वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो कर सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट सब रीजनल मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की हम बात करेंगे, जो कि है कैरिबियन डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल अमेरिकन फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ईस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, वेस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ब्लैक सी ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड डेवलपमेंट बैंक, उरिशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पर मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लगभग जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है उनके जैसे ही होती है, पर कई बार हम इसको इसके फंक्शंस की वजह से इससे थोड़ा सा सेपरेट जो है वो कर देते हैं। कैसे,
तो जो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके अंदर एक तो मेंबरशिप लिमिटेड होती है, साथ के साथ ना ये सर्टन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए जो है वो फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आपका यूरोपियन कमीशन हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, या फिर आपका जो ओपीईसी फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, द अरब बैंक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका। ये कुछ एग्जाम्पल है आपके यहाँ पर मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसका, पर कुछ चीजों में यहाँ पर डिफरेंस जो है वो देखा जाता है, इसीलिए इनको थोड़ा सा अलग करके पढ़ा जाता है, यानी कि देखा जाता है, ठीक है। मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब आएगा यहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट बैंक। देखो रीजनल डेवलपमेंट बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन की डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करती है, उनको फंड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये एशिया पैसिफिक रीजन को डेवलप करने का काम जो है वो करता है। जैसे कि एशिया के अंदर हमारी कंट्रीज आ जाती हैं, इंडिया आ जाती है, चाइना आ जाती है, ठीक है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए जो है ये जो बैंक है ये जो है वो काम जो है वो करती है, ठीक है। नॉर्मली ये जो डेवलपमेंट बैंक है इसके अंदर इंडिया, भूटान ये आ जाते हैं, ठीक है। तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक हमारा कौन सा यहाँ पर बैंक हुआ, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेनली जो रीजनल कंट्रीज होती हैं वो आती हैं, और कुछ यहाँ पर मेजर डोनर कंट्रीज भी जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आता है इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल अमेरिकन बैंक फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे बायलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड एजेंसीज। क्या है अपनी बायलैटरल डेवलपमेंट बैंक एंड एजेंसी। तो ये जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं इसको एक सिंगल कंट्री जो है वो इस्टेब्लिश करती है, और इसका पर्पस क्या होता है, तो बेसिकली हमारे जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करना, उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। देखो बायलैटरल डेवलपमेंट बैंक के अंदर एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती है, इसको चाहे इस्टेब्लिश एक ही कंट्री करती हो, पर इसके अंदर एक से ज्यादा कंट्री जो है वो इन्वॉल्व होती है। एक तो होती है वो कंट्री जो कि इसे इस्टेब्लिश करती है, जिसको हम डोनर कंट्री कहते हैं। जैसे कि मान के चले यूएसए ने एक यहाँ पर बैंक बनाया जिसका काम है कि यूएसए की जहां पर प्रोडक्ट बिकते हैं, जिस कंट्री में ज्यादा यूएसए के प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना, ठीक है। तो दूसरी साइड जो रिसिपिएंट कंट्री है यहाँ पर, जहां पर यूएसए की मार्केट यूएसए की जो मार्केट है उसको यूएसए डेवलप करना चाहता है, वो आपका रिसिपिएंट कंट्री हो जाता है। तो डोनर कंट्री ने बनाया, उसने फंड्स प्रोवाइड किए, फिर उसने ये जो डेवलपमेंट बैंक है उसने ये फंड जो है वो रिसिपिएंट कंट्री को दे दिए ताकि वो डेवलपमेंट जो है वो कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें बायलैटरल डेवलपमेंट बैंक और एजेंसी की, वो है नीदरलैंड डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो हैग में है। उसके बाद डीईजी जर्मन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलन जर्मनी में है। फिर आता है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो मीनिंग आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, मीनिंग आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो बायलैटरल डेवलपमेंट बैंक का मतलब एक कंट्री उसे इस्टेब्लिश करेगी। क्यों इस्टेब्लिश करना चाहती है, ताकि वो ऐसी कंट्रीज को डेवलप कर सके जहां पर उसकी मार्केट है, यानी कि जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, जिन कंट्रीज को डेवलप करके डोनर कंट्री का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो डोनर कंट्री यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करती है इन बैंक्स को, और ये जो बैंक्स है वो आगे फंडिंग किसे प्रोवाइड कर देती है, हमारे जो रिसिपिएंट कंट्रीज होती है। ओके, क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो, फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में टीआरएम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से टीआईआरएम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है, आपको हमारे जो ऐप है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईवीएफ एग्जाम, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं,
और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग और एनआरआई अकाउंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की बात करेंगे। देखो, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू एक बैंक ऐसे फॉरेन कंट्रीज में भी अपने फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट ऑफर कर सकती है कस्टमर को, जहां पर उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, उसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल के मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है, ठीक है। इंडिया के अंदर एक ए बैंक है और यहाँ पर जो ए बैंक है इसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच यूएसए में नहीं है, इसकी प्रेजेंस यूएसए में नहीं है। और ये जो बैंक है वो बेसिकली यूएसए में अपने फाइनेंशियल सर्विस और प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करना चाहता है। तो इसने क्या किया, एक बी बैंक को ढूंढा जो कि यूएसए की बैंक थी, यूएसए के अंदर ऑपरेट करती थी। उसके साथ ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड करा। इस रिलेशनशिप के अंदर ये जो बी बैंक है वो बेसिकली ए बैंक के बिहाफ पर यूएसए के अंदर जो है बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करेगा कस्टमर को। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको ही हम यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एक ऐसा रिलेशनशिप है टू बैंक्स के बीच में, दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, मतलब कि दो डिफरेंट कंट्रीज के बैंकों के बीच में, जो अलाउ करते हैं इन बैंकों की वो एक दूसरे की कंट्री में अपनी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकते हैं, अपने बैंकिंग प्रोडक्ट ऑफर्स कर सकते हैं बिना कोई फिजिकल ब्रांच को जो है वो ओपन किए, ठीक है। तो इसमें एक हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होता है जो कि यहाँ पर जो अदर बैंक है उसके पास अपना एक अकाउंट जो है वो मेंटेन करता है, जिसकी हेल्प से, उस अकाउंट की हेल्प से ही जो बैंक होता है वो यहाँ पर उस बैंक के बिहाफ पर मनी ट्रांसफर, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स को जो है वो परफॉर्म जो है वो कर पाता है। यानी कि जैसे ये जो ए है ये अपना एक अकाउंट जो है वो ओपन करेगा बी के पास, और इस अकाउंट के जरिए ही ये जो बी है वो यहाँ पर ए बैंक के बिहाफ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ऑफर करेगा। और सेम चीज बी को यहाँ पर करनी पड़ेगी अगर बी जो है वो इंडिया के अंदर अपनी बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो ऑफर करना चाहता है। तो ठीक है, ये जो सिस्टम है वो इसेंशियल है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, खास करके उन बैंकों के लिए जो कि जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है अदर कंट्री में, जहां पर वो बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ऑफर करना चाहते हैं। अब कुछ यहाँ पर सेलिएंट फीचर्स की बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की। तो देखो, जो आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स पे जो है वो फोकस करता है और उसे फैसिलिटेट करने का जो है वो काम करता है, ठीक है, परफॉर्म करने का जो है वो काम करता है, जिससे कि जो बिजनेस रिलेशनशिप होते हैं बैंक्स के वो इंक्रीज होते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ भी उनके बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, साथ के साथ वो न्यू कस्टमर को भी अट्रैक्ट जो है वो कर पाते हैं। जो बैंक है उन्हें कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ जो है वर्ल्ड वाइड जो है नेगोशिएट करना पड़ता है, टर्म एंड कंडीशन जो है वो सर्विसेज की फिक्स करनी पड़ती है अगर वो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ऑफर करना चाहते हैं। ये जो कंट्रीज हैं, अगर कोई मान लो बैंक जो है वो कंट्री की लोकल करेंसी में अपनी लिक्विडिटी को मैनेज नहीं कर पा रही है, तो वहां पर वो जो है कैश क्लियर को भी जो है वो चेक कर सकती है कॉरेस्पॉन्डेंट हेल्प की हेल्प से। मतलब कि कैश क्लियरेंस को भी सिलेक्ट कर सकती है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो बैंक्स हैं उनको बेसिकली जो पेमेंट सर्विसेज अगर उन्हें प्रोवाइड करनी है किसी स्पेसिफिक कंट्री या रीजन में जहां पर उनकी प्रेजेंस नहीं है, तो वो ना बैंक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो उस कंट्री में हो और उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं ताकि वो मल्टीपल कंट्रीज में अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ये था आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एनआरआई की, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन की। नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या होता है? अगर हम फेमा के रेगुलेशन 2 की बात माने तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है पर वो इंडिया के अंदर नहीं रहता, इंडिया से बाहर रहता है, तो वो आपका एनआरआई जो है वो कहलाएगा। जैसे मान के चलिए एक यहाँ पर ए पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन है और वो काम करने के लिए यूएसए जो है वो गया हुआ है, ठीक है, और उसको वहां पे काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं और ये अभी भी इंडिया का ही सिटीजन है, इसको यूएसए की नागरिकता नहीं मिली है। तो ये जो ए पर्सन है वो इंडिया के लिए क्या होगा, एक तरह का नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है वो रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी कंट्री की, इनको अगर हम छोड़ दें तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि दूसरी कंट्री का सिटीजन है,
ठीक है, और वो इनमें से अगर एक भी कंडीशन को फुलफिल कर देगा तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। पहली चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो कंडीशंस है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई और कंट्री, जैसे यूएसए का एक बंदा है जो कि यूएसए का सिटीजन है, ठीक है, तो अगर वो इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर देगा तो वो इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो बन जाएगा। कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले देखो, अगर उसके पास कभी भी इंडियन पासपोर्ट हो, मतलब कि कभी भी अगर इसके पास इंडियन पासपोर्ट है तो वो इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही कहलाएगा। या फिर अगर ये खुद या फिर इसके जो पेरेंट्स हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर वो इंडिया के सिटीजन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। या फिर अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, उसका जो स्पाउस है, जैसे मान के चलिए कि एक पर्सन इंडिया, ए पर्सन इंडिया का सिटीजन है और उसके साथ बी पर्सन ने शादी कर ली है, ठीक है, तो ये यूएसए का था और ये इंडिया की थी, ठीक है, तो ये भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही जो है वो माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको नॉन रेजिडेंट इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो मतलब है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट फॉर एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन इंडिया। तो अगर ये जो एनआरआई है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो अगर इंडिया के अंदर कोई अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ये कौन कौन से अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, पहला जो अकाउंट आता है वो है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में एनआरओ अकाउंट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर एनआरआई है, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है पर इंडिया से बाहर रहता है, तो वो एनआरओ अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है। बस ध्यान रखना है कि ये जो अकाउंट है वो बेसिकली जो बोनाफाइड ट्रांजेक्शन है, यानी कि जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है जो कि रुपीज में परफॉर्म की जाएगी, उसके लिए ही ओपन जो है वो किया जा सकता है। और इस अकाउंट को बेसिकली इंडियन रुपीज में ही डिनोमिनेट किया जाएगा, यानी कि इस अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस है और जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंडियन रुपीज में ही मेंटेन करा जाएगा, होल्ड करके रखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर इंडिविजुअल है जो कि यहाँ पर या फिर कोई एंटिटी है जो कि पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से बिलोंग करती है, तो उसे अगर ये अकाउंट ओपन करवानी है तो उन्हें पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे जो कि एनआरओ अकाउंट के हैं। वो फीचर्स क्या है? पहला देखो क्या है यहाँ पर अकाउंट टाइप्स। तो जो एनआरओ अकाउंट है वो यहाँ पर करंट, सेविंग, रेकरिंग, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ओपन के रूप में ओपन जो है वो करवाया जा सकता है। यानी कि करंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, रेकरिंग भी हो सकता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकता है। अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो नॉर्मली जो है अगर यहाँ पर कोई भी लेगिटिमेट ड्यू है या फिर कोई अर्निंग है, कोई भी इनकम है जो कि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है वो कमाई गई है नॉन रेजिडेंट के द्वारा, तो उसको क्रेडिट करने के लिए हम सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। और बैंक को यहाँ पर पूरी फ्रीडम है कि वो इन अकाउंट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट को जो है वो डिटरमाइन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो एनआरओ सेविंग अकाउंट है ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया के अंदर भी जो है वो मेंटेन किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है। अगर हम टर्म डिपॉजिट की बात करें तो बैंक के पास यहाँ पर पूरी फ्रीडम है कि वो टर्म डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट को जो है वो डिटरमाइन कर सकती है। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है एनआरओ डिपॉजिट के अंदर वो कभी भी जो कंपेरेबल डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट्स हैं उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। डिनोमिनेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर परमिजेबल क्रेडिट्स की बात करें कि इस अकाउंट के अंदर कौन कौन से जो ट्रांजेक्शन है उनको हम क्रेडिट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पर कोई नॉन रेजिडेंट बैंक रुपी अकाउंट है उससे कोई ट्रांसफर किया जा रहा है, जैसे मान के चलिए एक ए पर्सन था उसका एनआरओ अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर बी पर्सन जो है वो भी एक नॉन रेजिडेंट है, उसने भी एनआरओ अकाउंट ओपन किया है, तो उससे अगर फंड ट्रांसफर होता है यानी कि इस अकाउंट से फंड इस अकाउंट में आते हैं तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है, परमिजेबल है, ये क्रेडिट हो सकता है एनआरओ अकाउंट के अंदर। कोई भी अगर रेमिटेंस रिसीव्ड हुआ है इंडिया से बाहर नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू, यानी कि आपने लोन लिया है, तो वो भी यहाँ पर क्रेडिट जो है वो हो सकता है। और अगर कोई करेंसी टेंडर की गई है अकाउंट होल्डर के द्वारा जब वो टेम्परेली इंडिया के अंदर विजिट किया था, यानी कि जब वो इंडिया के अंदर आया था तो अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए उसने टेम्परेरी बेसिस पे कुछ पैसा जो है अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया था, तो वो भी क्रेडिट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद लेजिटिमेट ड्यूज जैसे कि रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट जो कि इंडिया में ऑन की गई है उनको भी हम इस अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेल प्रोसीड्स है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बाय की थी रुपी या फिर फॉरेन करेंसी फंड का यूज करके या फिर
इनहेरिटेंस के थ्रू। तो अगर आप इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो जो सेल प्रोसीड्स होती है वो भी आप इस अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट कर सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबल डेबिट की। एलिजिबल डेबिट क्या है, कौन कौन से पेमेंट्स आप यहाँ पर कर सकते हो इस अकाउंट से। तो अगर आप कोई भी लोकल पेमेंट कर रहे हो रुपीज में, चाहे आप इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना कर रहे हो, तो वो एलिजिबल डेबिट के अंदर आता है। यानी कि आप कोई भी रुपीज में पेमेंट जो है वो कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, बस इन्वेस्टमेंट जो है वो आरबीआई के द्वारा जो है अप्रूव होनी चाहिए। और ये जो रेमिटेंस, अगर आप इंडिया से बाहर रेमिटेंस करना चाहते हो जैसे कि करंट इनकम, रेंट, डिविडेंड, पेंशन, नेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस, तो ये भी आप जो है वो आसानी से कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं रेमिटेंस लिमिट की। अगर आप फंड्स को भेजना चाहते हो, यानी कि आप जैसे इंडिया के अंदर आपने एनआरओ अकाउंट ओपन करवाया और इंडिया से आप फंड जो है वो यूएसए में भेजना चाहते हो क्योंकि आप यूएसए में रहते हो, तो वहां पर एक लिमिट लगाएगी। लिमिट क्या है, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल के अंदर आप मैक्सिमम $1 मिलियन ही जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो, यानी उससे ज्यादा नहीं। साथ के साथ जो टैक्सेस होंगे वो भी आपको पे जो है वो करने पड़ेंगे। अभी जो लिमिट डिसाइड की गई है $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर की, इसके अंदर जो सेल प्रोसीड्स है इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, उसको भी हम यहाँ पे जो है वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। साथ के साथ जो भी बैलेंसेस है एनआरओ अकाउंट के अंदर, बस करंट अकाउंट और ये जो 1 मिलियन की जो लिमिट है उसको छोड़कर कोई भी जो अमाउंट है वो इंडिया से बाहर लेकर नहीं जा सकता है। यानी जो नॉन रेजिडेंट है उसे अगर फंड ट्रांसफर करना है, इंडिया से फंड ट्रांसफर करना है अपनी कंट्री के अंदर जहां वो रहता है, तो पहले उसे आरबीआई की अप्रूवल जो है वो लेनी जरूरी होगी। हालांकि ये जो आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत करंट इनकम और यूएसटी 1 मिलियन लिमिट के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, पर इसके अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि एनआरओ अकाउंट से फंड ट्रांसफर किए जाते हैं बोरोवर के द्वारा, जो अकाउंट होल्डर्स के द्वारा, तो आरबीआई का अप्रूवल लेना जरूरी होगा। ज्वाइंट अकाउंट की बात करें तो जो एनआरओ अकाउंट है वो ज्वाइंटली किसी भी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन के साथ जो है वो ओपन किया जा सकता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर नॉमिनेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है एनआरओ अकाउंट के लिए। उसके बाद अगर कोई फॉरेन नेशनल्स है, अगर कोई फॉरेन नेशनल्स है वो इंडिया के अंदर विजिट करते हैं तो वो एनआरओ अकाउंट ओपन करवा सकते हो। बस उन्होंने जो भी पैसा लेकर आया था अपने साथ में, यानी कि इंडिया से बाहर से जो भी पैसा वो लेकर आए थे फॉरेन करेंसी वगैरह, वो उनको एनआरओ अकाउंट में जो है डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। चाहे अब वो सीधा डिपॉजिट करवा दे या फिर वो फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर रहे हैं, रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे डिपॉजिट जो है वो करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लोन की। तो लोन भी यहाँ पे जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। तो नॉर्मली जो आपके ऑथराइज डीलर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो बेसिकली जो भी फिक्स डिपॉजिट करवाया होता है नॉन रेजिडेंट है उनके पास, उनकी सिक्योरिटी के बिहाफ पर लोन वगैरह जो है वो ग्रांट कर सकते हैं इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट अकाउंट जो क्या है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। कौन सा है आपका यहाँ पर, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में एनआरई अकाउंट जो है वो कहते हैं, ठीक है। देखो जो एनआरई अकाउंट है ये सेविंग करंट अकाउंट रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में जो है वो ओपन करवाया जा सकता है। और ये जो अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ जो एनआरआई है वही यहाँ पर ओपन करवा सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको एनआरआई ने पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है अकाउंट को ओपन करवाने की, तो वो पर्सन भी अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता है। एनआरआई को खुद ही यहाँ पे इस अकाउंट को जो है ओपन करवाना पड़ेगा। और ये जो कंडीशन है वो रेगुलेशन 2 के अंदर जो है वो दी गई है फैमा के। जो एनआरआई है वो यहाँ पर एनआरई अकाउंट जो वो ओपन करवा सकता है ज्वाइंटली किसी अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ जो कि यहाँ पर रेजिडेंट हो। और ये जो अकाउंट है वो फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर ओपन करवाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब तक एनआरआई जिंदा रहेगा तो अकाउंट को ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो उसको एनआरआई के द्वारा ऑथराइज करवाना पड़ेगा, फिर ही उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया जाएगा, चाहे डिपॉजिट है क्रेडिट है। और जैसे ही अगर इस पर्सन की डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर है जो दूसरा बंदा है वो अकाउंट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, यानी कि वो अब अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा जो उसके पास है। तो पावर ऑफ अटर्नी के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इस अकाउंट को जो है वो ऑपरेट कर सकता है। अगर हम यहाँ पर फीचर्स की बात करें, अगर हम एनआरआई अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है कि जो बैलेंसेस है एनआरआई अकाउंट के अंदर, चाहे वो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो वो इंडियन रुपीज में मेंटेन किए जाएंगे और फ्री रिपार्टिएबल होंगे। यानी कि आप ना फ्रीली उस फंड को अपनी कंट्री में जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। जैसे अभी एनआरआई अकाउंट के अंदर तो $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिटेशन थी, रिस्ट्रिक्शन थी, पर यहाँ पर वो वैसी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट इनकम है और जो अकाउंट बैलेंसेस है उनके ऊपर इनकम टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स जो है वो नहीं लगता है, यानी कि ये टैक्स से बिल्कुल फ्री रहते हैं। ऑथराइज डीलर जो है या फिर ऑथराइज बैंक जो है वो चाहे तो ओवर ड्राइंग का फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं 50,000 रुपए तक का। यानी कि अगर बैंक चाहे, यानी कि जो कस्टमर है
जो एनआरआई है वो चाहे तो उसने जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया गया है उससे 50,000 रुपए ज्यादा जो है वो विड्रॉ करवा सकता है, पर जो रीपेमेंट है वो उसे विद इन 2 वीक्स जो है वो करनी पड़ेगी। यानी कि अब ये जो 2 वीक्स में जो पेमेंट की जाएगी वो इनवर्ड रेमिटेंस के थ्रू भी की जा सकती है, यानी कि वो बाहर से पैसा मंगवा सकता है इंडिया के अंदर, या फिर फंड ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकता है। यानी कि जो हमारा जो दूसरा एनआरई अकाउंट है, एफसीएनआर अकाउंट है, उससे फंड ट्रांसफर कर ये जो ओवर ड्राइंग्स है इसकी पेमेंट जो है बैंक को वापस कर देगा। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये एक तरीके से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे ज्यादा जो है वो विड्रॉ करवा सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट है लोन्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी फंड्स जो है वो अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं उसको एज अ सिक्योरिटी लेकर जो यहाँ पर बैंक से यानी कि ऑथराइज डीलर्स हैं वो डिपॉजिटर या फिर किसी थर्ड पार्टी को जिसको अलाउ किया हुआ डिपॉजिटर ने उसको लोन जो है वो दे सकते हैं बिना कोई सीलिंग सब्जेक्ट के। बस उन्हें मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बैंक्स जो है उनके पास पूरी फ्रीडम है कि वो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो एनआरई सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करेंगे। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट रेट एनआरई डिपॉजिट के ऊपर पे किया जाता है ये कभी भी जो कंपेरेबल डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट्स हैं उनसे ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है परमिसिबल क्रेडिट टू एनआरई अकाउंट। तो एनआरई अकाउंट के अंदर कौन कौन से प्रोसीड जो है वो क्रेडिट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। सबसे पहले देखो कोई भी परमिटेड करेंसी हो जिसकी परमिशन आरबीआई ने दी हुई है तो उसके अंदर कोई भी इनवर्ड रेमिटेंस हो रहा है आपके अकाउंट में, बाहर से पैसा आ रहा है तो उसे क्रेडिट किया जा सकता है। इसके अलावा जो अकाउंट पे चेक है उससे जो प्रोसीड्स हैं उनको भी क्रेडिट किया जा सकता है। कोई डिमांड ड्राफ्ट है या फिर बैंकर चेक्स है तो उससे अगर कोई प्रोसीड हो रहा है तो उसे भी क्रेडिट किया जा सकता है। कोई अगर ट्रांसफर हो रहा है जैसे कि कोई दूसरा एनआरई अकाउंट है या फिर एफसीएनआर अकाउंट है वहां से पैसा आ रहा है तो उसे भी क्रेडिट किया जा सकता है। साथ के साथ जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट की जो सेल प्रोसीड्स हैं उनको भी हम क्रेडिट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ है फंड्स के ऊपर यानी कि जो भी आपने डिपॉजिट करवाया इस अकाउंट के अंदर उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ है उसे भी आप क्रेडिट जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर म्यूचुअल फंड में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी एनआरई अकाउंट के पैसे को यूज करके तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसे भी आप क्रेडिट जो है वो करवा सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबल डेबिट्स। तो आपने अगर कोई लोकल एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पर इस पैसे को यूज कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे एनआरई अकाउंट या फिर एफसीएनआर अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि जिस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो वो एलिजिबल एंटिटी होनी चाहिए, यानी कि उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ये अकाउंट जो है वो मेंटेन कर सकता हो। ठीक है, साथ के साथ ये जो एनआरई अकाउंट है, ठीक है, इसके अंदर जो पैसा है उसको हम किसी दूसरी कंट्री में भी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और शेयर्स में जो भी इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटीज में जो भी इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल पेपर में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करने के लिए भी आप इसका पैसा जो है वो यूज कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पर आता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। देखो ये जो दो अकाउंट हमने डिस्कस किए हैं, अगर हम इसके बीच में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है बेसिकली। देखो एक तो रिस्ट्रिक्शंस हैं पहले वाले अकाउंट पे, ठीक है, जो हमारा नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट थी वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे कि कितना पैसा हम जो है वो बाहर भेज सकते हैं। और जो ये वाला अकाउंट है एनआरई अकाउंट वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ के साथ उस वाले अकाउंट में नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में वहां पर ना टैक्स भी एप्लीकेबल होता है, पर यहाँ पर कोई भी टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों ही अकाउंट जो है वो रुपीज में ही जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, रुपीज में ही मेंटेन किया जाता है। अब आता है आपका फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट जिसको हम एफसीएनआर अकाउंट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसको सिर्फ और सिर्फ जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वही यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन कर सकता है और इसे मेंटेन कर सकता है। टर्म डिपॉजिट की बात करें, अगर आप इस अकाउंट को टर्म डिपॉजिट फॉर्म में ओपन करवाना चाहते हो तो जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से 5 साल तक की होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम मेच्योरिटी पीरियड नहीं चलेगा। डेबिट एंड क्रेडिट की बात करें तो जितने भी यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट आपके एनआरई अकाउंट्स के अंदर अलाउड थे, साथ के साथ जो भी एफडीआई इन्वेस्टमेंट की आप सेल कर रहे हो वो प्रोसीड्स को भी आप डेबिट और क्रेडिट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद करेंसी की बात करो तो इस अकाउंट को आप किसी भी करेंसी में जो कि फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी है उसके अंदर जो है होल्ड करके रख सकते हो। यानी कि आप इस अकाउंट को डॉलर्स में भी जो है वो मेंटेन करके रख सकते हो, यानी कि जो आपका पैसा होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा वो डॉलर्स में होगा। ठीक है, अगर लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी की बात करें आपको लोन्स मिल जाएगा। जो बैंक है वो बेसिकली क्या करेगा, जो एफसीएनआर के अंदर जो भी पैसा डिपॉजिट करवाया गया इस अकाउंट के अंदर उसको एज अ सिक्योरिटी लेगा। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो है वो लोन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अब ये जो लोन है डिपॉजिटर या फिर थर्ड पार्टीज को दिया जाएगा विदाउट एनी सीलिंग, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं होगी। हालांकि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है उसका ध्यान रखा जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना पे किया जाएगा, इसको स्टिपुलेट करने का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन डेवलपमेंट, वो करता है। ठीक है, अगर 1 मार्च 2014 से बात करें तो इंटरेस्ट रेट कितना यहाँ पर पे किया जाता है। तो अगर कोई डिपॉजिट है जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक का है, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली जो भी लाइबोर और स्वैप रेट चल रहा है उसमें 200 बेसिस पॉइंट ऐड करके जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा। जैसे अगर लाइबोर और स्वैप जो है वो 10% है तो उसके अंदर 200 बेसिस पॉइंट यानी कि 2% आपको ऐड करना है, तो 12% आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एफसीएनआर डिपॉजिट है जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 3 से लेकर 5 साल का है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कैसे पे किया जाएगा, तो जो भी आपका लाइबोर और स्वैप रेट है उसके अंदर 300 बेसिस पॉइंट जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे अगर 10% है तो 3% और ऐड कर दिया जाएगा, 13% इंटरेस्ट रेट जो है वो बन जाएगा। अगर कोई फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट है यानी कि ऐसा डिपॉजिट जिसके ऊपर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो पे किया जाता है, तो उस केस में जो स्वैप रेट है उसको कंसीडर किया जाएगा और स्वैप रेट के अंदर 200 या 300 बेसिस पॉइंट जो भी केस हो वो ऐड करके इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर दिया जाएगा। मेच्योरिटी पीरियड का सेम है, बस यहां पर लाइबोर नहीं, आपको स्वैप रेट्स का यूज करना है अगर फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट्स हैं। उसके बाद अगर यहां पर रेजिडेंसी चेंज हो जाती है, रेजिडेंसी चेंज होने का मतलब क्या है कि एक पर्सन पहले वो नॉन रेजिडेंट था पर उसके बाद वो अकाउंट उसने ओपन करवा लिया, अब वो इंडिया के अंदर रहने लग गया, अब वो इंडिया का रेजिडेंट बन गया है, तो इस केस में क्या होगा, देखो फिर इस केस में जो वो बंदा है ना, वो जो पर्सन है उसके पास अथॉरिटी है कि वो इस अकाउंट को मेच्योरिटी तक जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, जो भी इंटरेस्ट रेट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया गया था। ठीक है, अगर कोई पर्सन पहले नॉन रेजिडेंट था बाद में वो रेजिडेंट बन गया अकाउंट ओपन करवाने के बाद, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको कंटिन्यू कर सकता है मेच्योरिटी तक। फिर आता है आपका यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट्स। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट्स। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट्स में यहाँ पर क्या क्या चीजें आती है, देखो ज्वाइंट अकाउंट के केस में आप यहाँ पर जो रेजिडेंट है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर क्लोज रिलेटिव है या फिर जो या फिर नॉन रेजिडेंट है, उसके साथ में ज्वाइंट अकाउंट जो है वो ओपन किया जा सकता है फॉर्मर और सर्वाइवर के बेसिस पे। ठीक है, और जो रेजिडेंट होता है वो बेसिकली उसके पास पावर ऑफ अटर्नी होती है एनआरआई के लाइफ टाइम तक, यानी कि इसके पास अथॉरिटी होती है कि वो एनआरआई के बिहाफ पर जितने भी ट्रांजैक्शन इस अकाउंट की है उसको जो है वो परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदर फैसिलिटीज अवेलेबल टू एनआरआईज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इन अकाउंट्स के अलावा जो एनआरआईज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले देखो उनको ना इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है कि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है एनआरआई जो है वो बिना किसी लिमिट के रिपार्टीशन बेसिस के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि अगर वो रिपार्टीशन बेसिस के ऊपर परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटीज को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, तो वहां पर कोई भी लिमिट जो है वो नहीं लगाई जाती है। ठीक है, अब इस तरीके के अंदर वो कौन कौन से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाते हैं गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, डेटेड सिक्योरिटीज जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। तो जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉन्ड जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा इशू किए गए हैं तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है कंपनी ने इशू किए हैं जो कि इंडिया के अंदर कॉर्पोरेटेड है, तो उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान में रखना है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिपार्टीशन बेसिस पे जो है वो की जाएगी और बिना किसी लिमिट के जो है वो की जाएगी। ठीक है, बार बार मैं आपको कह रहा हूं। फिर कोई परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमेशा के लिए रहता है, रिडीम नहीं किया जाता है, या फिर कोई डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बैंक्स ने इंडिया के अंदर जो है वो इशू किया है, यानी कि इंडियन बैंक ने इशू किया है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर यहां पर कोई शेयर्स है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, यानी कि इंटरप्राइजेस की, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस मतलब जिसको गवर्नमेंट रन करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि वो अपनी कंपनी की जो शेयर्स है वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रही है, तो उस केस में जो एनआरआईज है वो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर बिड का जो नोटिस दिया गया था, ठीक है, बिड को इनवाइट करने के लिए जो नोटिस दिया गया था उसकी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बिडिंग वगैरह जो है वो की जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोई भी शेयर्स है या फिर जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, ठीक है, जो कि इंडियन कंपनीज ने एफडीआई स्कीम के अंदर जो है वो लॉन्च की है, इशू की है, तो उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई इंडियन कंपनीज है उसने शेयर्स ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यहां पर इशू किए हैं एफडीआई स्कीम के अंदर,
तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। एफडीआई स्कीम का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है। ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो फेमा के जो शेड्यूल 1 के जो टर्म एंड कंडीशन है वो जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, और ये जो टर्म एंड कंडीशन है वो मई 3 2000 से जो है वो इशू किए गए थे, और टाइम टू टाइम इसे हम अमेंड भी करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी शेयर्स है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है जिनको इंडियन कंपनीज ने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है वो इशू किया है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर, सब्जेक्ट टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द फेमा नोटिफिकेशन डेटेड मई 3 2000, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। उसके बाद है एनआरआई में विदाउट लिमिट परचेज ऑन रिपार्टीशन बेसिस, ठीक है। तो एनआरआई जो है ये फॉलोइंग सिक्योरिटीज के अंदर नॉन रिपार्टीशन बेसिस के ऊपर भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी लिमिट के। वो कौन सी सिक्योरिटीज है? पहला है गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स, फिर है यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, फिर आता है आपका यूनिट्स ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, फिर आता है नेशनल प्लेन्स एंड सेविंग सर्टिफिकेट, फिर आता है आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो अगर कोई नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है जो कि कंपनी इशू कर रही है, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट है, तो वहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर कोई शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर है जो कि इंडियन कंपनीज ने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर इशू किए हैं, तो उसमें भी एनआरआईज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस उसे जो फेमा का जो रेगुलेशन था उसका शेड्यूल 3 और 4 की टर्म एंड कंडीशन को फॉलो जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कोई एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसे सभी ने अप्रूव किया है टाइम टू टाइम, ठीक है, तो उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, पर नॉन रिपार्टीशन बेसिस के ऊपर जो है वो उसे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लिमिट यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई सेबी के द्वारा, उस लिमिट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। अब ये जो एनआरआईज है ना, वो यहाँ पर जो स्मॉल सेविंग और पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने फॉरेन एक्सचेंज का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो हमने यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो अगर मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आज का सेशन हम ओवर करते हैं। तो हमारी ये जो है वो लाइव क्लासेस जो है वो चल रही हैं। तो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो डिप्लोमा की, तो पेपर 1 जिसका नाम है ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट, और उसकी क्लासेस लाइव जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर कंडक्ट की जा रही है टाइम टू टाइम डेली बेसिस के ऊपर। तो आपको डेली बेसिस के ऊपर उन क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है, गो थ्रू करना है। और अगर आपने अभी तक कोई क्लास मिस कर दी है तो उस क्लास का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके एक बार उन क्लासेस को जरूर एक बार जाकर जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। वहां पर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट को जो है वो कवर किया है, तो उनको भी एक बार जरूर जाकर यहाँ पर गो थ्रू कीजिएगा। और ऐसे ही हमारी जो आने वाली लाइव क्लासेस है उनको भी जरूर अटेंड करिएगा। तो उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन आइकन दबाना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले जो है वो मिल सके, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको फर्दर कोई डाउट रहता है लाइव क्लास के बाद भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका जो है वो रिप्लाई करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी हम आपका जो है वो रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप पूरे डिप्लोमा कोर्सेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिएगा, जिसके बारे में मैंने पहले क्लास में आपको बताया था। वहां पर आपको सारा सिलेबस कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में मिल जाता है। तो बिना किसी देरी के हमारे कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए। और अभी तो हमारे कोर्सेज पे डिस्काउंट भी चल रहा है, आपको 82% तक का ऑफ मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।